हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। आज का क्लास होगा, इसका टॉपिक बेबल योजना। मुझे लग रहा है इसके बाद मात्र 2 क्लास बचा है, उसको भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। बेबल योजना सबसे पहला वाला 2 बार आया था। तो पहले वाला कब आया था? तो 10 जुलाई 1944 को आया था। इसमें क्या हुआ था कि श्री राजगोपालाचारी सूत्र का इसमें हुआ था, स्वीकृति मिली थी। इसमें स्वीकृति गांधी जी ने दी थी 10 जुलाई 1944 को। प्रस्ताव पेश किसने किया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने किया था इसका प्रस्ताव पेश। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया था। दूसरा था कि अंतरिम सरकार का गठन में सहयोग करें। और तीसरा इसमें क्या था कि इस योजना में कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम इलाका और पूर्वी इलाका में सीमा निर्धारण किया जाएगा। और अगला है कि जिन्ना अड़े रहे कि नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए। इतना सारा मांग चल रहा था बेबल योजना के तहत। आप देखें, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, और सब ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा याद करिएगा आप लोग, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या कायदे आज़म की उपाधि किसने दी? तो जिन्ना को दी थी महात्मा गांधी ने। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। और ये जो बेबल योजना आया था ना, ये फेल हो गया था, ये रिजेक्ट हो गया था, इसका कोई काम नहीं बन पाया था ये योजना का। ये आया तो था, इसका सूत्र भी श्री राजगोपालाचारी ने तैयार किया था, स्वीकृति गांधी जी ने दिया था। प्रस्ताव पेश मैंने बोला कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने किया था। ये 10 जुलाई 1944 को आया था, लेकिन ये कोई काम का नहीं था। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसके बाद कौन सा समझौता हुआ। तो लियाकत देसाई समझौता हुआ था। अब देखिए, ये समझौता क्यों हुआ था कि लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के बीच ये समझौता हुआ था। लियाकत देसाई समझौता इसीलिए इसको बोला जाता क्योंकि लियाकत अली और भूलाभाई देसाई के बीच में ये समझौता हुआ था, तो इसको लियाकत देसाई समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने का इसमें प्रयास किया गया था, जस्ट प्रयास किया गया था कि कैसे दोनों में ना थोड़ा सा समझौता हो जाए, मेल मिलाप हो जाए और दोनों मिल के काम करें। तो आगे है अंतरिम सरकार, इसका बनाएंगे कौन? इसमें सभी की संख्या बराबर होगी। इसमें कहा गया था लियाकत देसाई समझौता में कि अंतरिम सरकार जो बनेगा ना, उसमें सभी की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो या अल्पसंख्यक हो। लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया था, ये भी सफल नहीं हुआ था लियाकत देसाई समझौता। फिर से एक बेबल योजना को प्रस्तुत किया गया था। फिर से बेबल योजना एक आया था जो कि 10 जून 1945 को आया था। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी कि द्वितीय विश्व समाज, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? चर्चिल। ये तो बहुत बार पढ़ लिए हैं, बस याद करने के लिए इसको लिखा था मैंने। तो भारत में व्याप्त स्थितियों को देखते हुए लॉर्ड वेवेल को लंदन बुलाएंगे और उसमें जो बैठक होगी चर्चिल शामिल होंगे, वेविल होंगे जो कि वायसराय हैं, और एमडी सचिव है वो भी शामिल होंगे इस बैठक में। भारतीयों के बीच योजना प्रस्तुत किया जाएगा जिसको क्या बोलेगा? वेबल योजना बोला जाएगा। अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या था और ये क्या सफल हुआ था, ये भी जानेंगे इसमें। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। दूसरा था विदेशी विभाग भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाए। और तीसरा था इसमें हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर होनी चाहिए। और चौथा था कि कांग्रेस के सभी नेताओं जेल से रिहा किए जाएंगे। जितने भी नेताओं को बंद किया गया था वो सारे को रिहा कर दिया जाएगा। शिमला में एक बैठक हम लोग करेंगे, एक बड़ी बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। उसके बाद ही फिर से क्या हुआ, उसी के तहत ये निश्चित हुआ था कि शिमला में हम लोग समझौता करेंगे। तो एक समझौता हुआ अभी शिमला में जो कि 25 जून से चला और 14 जुलाई 1945 तक ये समझौता चला, जिसमें कि भारत के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। कांग्रेस से कौन कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खान, अबुल गफ्फार खान थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं मुस्लिम लीग से पूछेगा कौन कौन थे शिमला समझौता में सम्मिलित? तो जिन्ना थे, लियाकत अली थे, इस्माइल खां थे, अब्दुल रब निस्तर थे। ये सारे कौन थे? मुस्लिम लीग के नेता थे। ये सब इसमें शामिल हुए थे शिमला समझौता में, जो कि कब हुआ था? 25 जून से
14 जुलाई तक चला था, 1945 में हुआ था। अकाली दल से कौन सम्मिलित थे? तो मास्टर तारा सिंह, ये भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन एक सबसे अहम बात इसमें क्या हुई थी बताऊं, कि महात्मा गांधी शिमला समझौता में जब हो रहा था ना 1945 में, शिमला में ही थे वो, लेकिन हिस्सा नहीं लिए थे वो। ये भी प्रस्ताव क्या हो गया था? रिजेक्ट। अभी तक देखिए भारत में जितना प्रस्ताव चला सारा रिजेक्ट हुआ, जो कि 14 जुलाई 1945 को रिजेक्ट हुआ। ये पूछ सकता है शिमला समझौता कब रिजेक्ट किया गया था? तो 14 जुलाई 1945 को ये रिजेक्ट किया गया था। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, एक ना मुकदमा चलेगा, लाल किला मुकदमा। तो इससे कुछ नहीं, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है इससे। 1943 में हुआ था। से भारतीय, इसमें क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो मोहन सिंह थे। ये प्रीवियस ईयर TRE 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। वहीं पे पूछेगा आज़ाद हिंद फौज का गठन कौन करेंगे? तो कैप्टन मोहन सिंह करेंगे 1942 में सिंगापुर में। लेकिन इसकी स्थापना कौन करेंगे? तो रासबिहारी घोष करेंगे 1943 में जापान में, जो जापान में अफगानिस्तान में। अगला है कि इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाएगा? तो इसका मुख्यालय ना सिंगापुर में रखा जाएगा। देखिए ये आज़ाद हिंद फौज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आपको ये पूछेगा कि आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख कमांडर किन्हें बनाया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था 1943 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन करेंगे? तो सुभाष चंद्र बोस भी करेंगे, सॉरी सरकार की स्थापना। अगर यहीं पे फौज नहीं, इसमें देखिए फौज नहीं है, ये सरकार है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कौन करेंगे? हिंद फौज सरकार की स्थापना कौन करेंगे? तो सुभाष चंद्र बोस करेंगे। और देखिए ये 3 नारा जो है ना सुभाष चंद्र बोस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जय हिंद, एक तुम मुझे खून दो, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। ये सारा किसका नारा है, किसका कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये सब ना किसके द्वारा कहा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे क्या सेना को, सुभाष चंद्र बोस सेना बनाएंगे। कौन सब सेना बनाएंगे उसका नाम भी देंगे। तो गांधी जी ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और आज़ाद सुभाष ब्रिगेड, ये 4 प्रकार का ब्रिगेड की स्थापना कौन करेंगे, कौन बनाएंगे इस सेना को? तो सुभाष चंद्र बोस इसको बनाते हैं। उसके बाद नवंबर 1943 में जापान ने आज़ाद हिंद फौज को 2 गिफ्ट देगा। जापान अंडमान और निकोबार द्वीप को देगा। अंडमान को शहीद द्वीप के नाम से दिया गया, वहीं निकोबार को स्वराज द्वीप से। पहले शहीद होगा फिर स्वराज मिलेगा, स्वराज की प्राप्ति होगी। इस टाइप से मैंने याद रखा था, तो BVI लगाइएगा। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है 1944, सुभाष चंद्र बोस रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देंगे। देखिए ये सबको पता होता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दी है। किसने दी है गांधी जी को? राष्ट्रपिता। क्या है? राष्ट्रपिता। पिता की उपाधि कौन देगा? राष्ट्रपिता की उपाधि तो महात्मा गांधी देंगे। कब देंगे? तो 1944 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब होगी? तो ये इसको भी BVI लगाइएगा। 18 अगस्त 1945 को उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अंतिम सांस लेते हैं धरती पे। अगला क्वेश्चन है लाल किला मुकदमा। थोड़ा सा क्लास को स्पीड में लेंगे, थोड़ा सा आप स्पीड को कम करके देख सकते हैं। अगला है लाल किला मुकदमा। तो आज़ाद हिंद फौज का जो ये मुकदमा चला था ना हिंद फौज में, तो उसमें हिंदू से शामिल थे कर्नल प्रेम सहगल, मुस्लिम से मेजर शाहनवाज खान, और सिख से कौन थे? मेजर गुरुदयाल सिंह। ये BVI और प्रीवियस ईयर पूछा क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन, इसमें मुकदमा लड़ा जाएगा। तीनों को फांसी हो गई। अब देखिए ये तीनों जो थे ना, इन तीनों को मुकदमे में क्या फांसी की सजा दी गई। और वकील कौन थे उस समय के? ये बहुत पूछता है, लाल किला मुकदमे के समय वकील कौन कौन थे? तो भूलाबाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, अन्ना अशरफ अली, कैलाश नाथ कारजू और तेज बहादुर सप्रू, ये सारे कौन थे? उस समय के वकील थे। अब उस समय क्या होगा कि संपूर्ण भारत में विरोध का प्रदर्शन किया जाएगा, और यहाँ नारा भी दिया जाएगा, लाल किला तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। जो भी आज़ाद हिंद फौज के तहत जिसकी भी गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ दें। परिणाम क्या हुआ? लॉर्ड बेवल ने सजा को माफ़ कर दी,
और उन्होंने एक कथन भी कहा कि हम भारतीयों की भावना को सम्मान करते हैं और उस अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए फांसी की सज़ा को माफ़ करते हैं। ये किसका कथन था? ये बेबल का था और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे शाही नौसेना विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका प्रीवियस ईयर में जब आप बीपीएससी वाला एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो वहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिएगा। 18 फरवरी 1946 शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1946 को। इसमें क्या हुआ कि बॉम्बे के समुद्र तट पर प्रशिक्षण पोत यानी ट्रेनिंग पोत जो था, भारतीय सैनिक उसमें क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। क्यों विद्रोह करेंगे? किसी का विद्रोह का कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो खराब भोजन, वेतन कम और रंगभेद का नीति का शिकार भी वो लोग हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया था। ब्रिटेन का झंडा उतारकर वो क्या करेंगे? कांग्रेस का झंडा लगाएंगे, मुस्लिम लीग का झंडा लगाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लगा देंगे। तीनों झंडा उन्होंने उस पोत पर गाड़ दिया और इसीलिए ये विद्रोह भी हुआ। उसके बाद विद्रोह का नेतृत्व कौन करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको, क्योंकि एमएस खान बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और हड़ताल समिति भी वही बनाए हैं। विद्रोह का नेतृत्व भी, शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एमएस खान ने किया था। और उन्होंने क्या किया था कि एक हड़ताल समिति भी बनाई। 22 फरवरी 1946 को संपूर्ण भारत में इसका विद्रोह प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्या हो गया? थोड़ा तनाव स्थित हो गया भारत में, तो सरदार पटेल और मुस्लिम लीग ये दोनों क्या करेंगे? सैनिकों से निवेदन करने जाएंगे कि आप सब आत्मसमर्पण कर दें। ये विद्रोह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग भारत के आज़ादी के कगार पे हैं, तो आप लोग इस टाइप से विद्रोह करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो ये विद्रोह को वापस लेने के लिए सैनिक माने हैं। अंततः 23 फरवरी 1946 को मजदूर ने कहा, क्या कहा? कि हम भारतीयों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, यानी हम भारतीयों के सामने झुक रहे हैं, ना कि हम अंग्रेज के सामने। अंग्रेजों के सामने हम बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे, उनका ये कथन था और बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्लास जल्दी आएगा, बस 2 क्लास बचा है, उसको मैं 2 से 3 मुझे लग रहा है, 3 को मैं 2 भी कर सकती हूँ, तो 2 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूँगी मॉडर्न को। उसके बाद मॉडर्न का PYQ चलेगा, या हिस्ट्री का मैं PYQ 40-40 करके अपसेट लाऊंगी इसके बाद। और जो भी सब्जेक्ट बचा है उसको भी धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। अभी तो आंसर की ही रिजल्ट ही नहीं आया है TRE 3 का, इतना परेशान ना हो। जितना मैंने अभी शेयर किया ना उतना को कंफर्म करें। अगर 1-2 दिन क्लास में लेट होता है ना, तो उसको पहले कंफर्म करें, इतना कंफर्म करें कि उससे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपका छूटे ना। नोट्स तो तैयार हो जाएगा आपका प्रॉपर, और जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक मुझे लगता है कि मैं ख़त्म कर दूँगी सबको। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा होगा। प्लेलिस्ट को चेकआउट करें जो नया है, और नए लोग प्लेलिस्ट को देखें, और जो भी पुराने हो वो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।